हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारी दृष्टि की गाइड से हमने 2 क्लासेस पढ़ ली हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज मैं आप लोगों को आदिकाल का प्रकरण 3 देश भाषा का काव्य या वीर गाथा काव्य को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस प्रकरण में देश भाषा, उसमें रचित रासों काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। इसमें 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं? खुमान रासो, दलपत विजय, बीसल देव रासो, नरपति नहाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, परमाल रासो जगनीक और रनमल छंद श्रीधर। तो यहाँ कितनी वीरगाथात्मक रचनाओं की बात की है? 7 वीरगाथात्मक रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो और रणमल छंद। शुक्ल जी द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूची में से 8 को देश भाषा काव्य में रखा गया था, जिनमें से 6 का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। शेष 2 विद्यापति की पदावली और खुसरो की पदावलियों का वर्णन प्रकरण 4 फुटकल रचनाओं में स्थान दिया गया है। तो महत्वपूर्ण बात है, जो विद्यापति हैं, मतलब आदिकाल के नामकरण के लिए जिन 12 पुस्तकों का शुक्ल जी ने यहाँ पे विवरण दिया था, उसमें से 8 उन्होंने देश भाषा की मानी थी और 4 अपभ्रंश की। तो जो 8 देश भाषा की मानी है, उसमें से सब सारी जितनी भी हैं उनका विवरण प्रकरण 3 में दिया है, लेकिन खुसरो और विद्यापति का वर्णन उन्होंने प्रकरण 4 में किया है। प्रशस्ति काव्य को ही रासो कहा गया। इसे शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा है। तो कहाँ पे लिखा है? प्रकरण 1 में। राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। वही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल नाम दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि उन्होंने वीर गाथा काल नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो राजाश्रित कवि थे, जो राजाओं के आश्रित कवि थे, और यह चारण थे, वे नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभा में सुनाते थे। उसमें वे चरित गाथाओं के साथ साथ श्रृंगारिक वर्णन भी करते थे। तो उन्होंने यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करते हुए इस काल को हमने वीर गाथा नाम दिया है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कवि चारण उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य रासो हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लड़ाई आम हो गई थी, कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से ही लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों, विदेशी आक्रांताओं के हमले भी होते रहते थे। इस प्रकार जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। ऐसे में केवल वीर गाथाओं की उन्नति ही संभव थी। तो जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ, उस समय में रामचंद्र शुक्ल जी कैसा समय मानते हैं? तो लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। राजा भोज के सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। दरबारों में शास्त्रार्थों की तरफ वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप करते था, रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। तो इस समय में कौन से समय कवि सम्मान पाते थे? तो जो राजाओं के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। प्रशस्ति मूलक काव्य वीर गाथाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 2 रूपों में मिलता है। प्रबंध के साहित्यिक रूप में,
और दूसरा है वीर गीत यानी कि बैलेट्स के रूप में। वीर रस के पद प्रचलित छंद दोहे के बजाय प्राय छप्पय में लिखे जाते थे। महत्वपूर्ण है। आदिकाल में जो वीर रस के पद थे वो किस में लिखे जाते थे, दोहे में लिखे जाते थे या छप्पय में, तो छप्पय में लिखे जाते थे। यूरोप की वीर गाथाओं की तरह ही मुख्य विषम विषय युद्ध और प्रेम रहा। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता रहता था, और पर गौण रूप से प्रधान वीर रस ही होता था। तो इस समय में जो युद्ध और प्रेम मुख्य विषय वस्तु थी, तो इसमें श्रृंगार रस गौण रूप से रहता था और प्रधान रस रहता था वीर रस। प्रधान रस वीर ही रहता था, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। यह राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहां भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपमती स्त्री के ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हम्मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि के गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। इससे इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। तो जो आश्रित कवि थे वो जो राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे, इसमें वे कल्पना का पुट डालते थे। रासों के प्राय सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथ, मतलब सारे ही जो रासो हैं उनकी लगभग सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्य हैं, और जो प्राप्त हैं उनमें उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा बाद का जोड़ा हुआ मालूम पड़ता है। इस फेर फार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने में उनमें हेर फेर भी बहुत कुछ हुआ होता रहा है। अब हमारा है पहला जो वीर गाथात्मक रचना है, ये है बीसल देव रासो। प्रकरण 3 में इसका वर्णन है, याद रखेंगे तो। बीसल देव रासो के निर्माण को इस प्रकार प्रस्तुत किया रामचंद्र शुक्ल जी ने। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो ये बीसल देव रासो की पंक्ति है, महत्वपूर्ण है, पूछी भी गई है। 1272 का स्पष्ट अर्थ है संवत 1212, ईस्वी है 1155। आप लोग याद रखेंगे 1212 विक्रम संवत और ईस्वी है 1155। बीसल देव रासो के 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है। खंड 1, पहले तो यही याद रखना है कि बीसलदेव रासो कितने खंडों में है, 4 खंडों में है और 2000 चरण हैं। अब पहले खंड और दूसरे खंड, तीसरे खंड और चौथे खंड में क्या है वो भी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जा चुका है। मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसलदेव का विवाह होता है। दूसरे में बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। रामचंद्र शुक्ल जी ने बीसलदेव का उड़ीसा में कितने वर्ष रहना बताया है, 1 वर्ष। वहीं क्या कहते हैं, नगेंद्र जी का मानना है कि जो बीसल देव थे वो उड़ीसा में 12 वर्ष वहां रहे थे। शुक्ल जी का कहना है कि 12 वर्ष नहीं था, 12 महीने थे, तो इसलिए उन्होंने 1 वर्ष माना है। खंड 3 राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। तो इस तीसरे खंड में राजमती का विरह है और बीसल देव उड़ीसा से लौट आते हैं। चौथे खंड में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। तो चारों खंडों की कथा महत्वपूर्ण है। बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना दिए हुए संवत से विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। तो यहाँ पे भी कल्पना की प्रधानता है। ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है। तो कौन सा काव्य घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है? तो बीसल देव रासो। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बीसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि का कल्पना ही प्रतीत होती है।
उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, लेकिन क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो। उसी आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से वह सिद्धांत पुट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से ना मिलाया गया हो, जैसे जननी मोरी जैसलमेर गोरनी जैसलमेर की। तो महत्वपूर्ण नहीं है इतना ज्यादा। आबू के परमार भी राजपूताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या का होना संभव है। यहाँ पे शुक्ल जी बता रहे हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है। भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है, तो किसकी भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है? बीसल देव रासो की। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली की प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। तो ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का जो राजस्थान से व्यवहार होता है, उसमें सामान्य रूप से हिंदी जो थी कहलाती थी, वो पिंगल भाषा थी। बीसलदेव रासों में भी बीच बीच में बराबर ये इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। तो पिंगल भाषा किसके योग से बनी है? राजस्थानी और ब्रज के योग से। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ हेर फेर होता आया है, पर लिखित रूप से रक्षित होने के कारण अब इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। मतलब जो मूल प्रति है उसकी भाषा में जरूर हेर फेर हुआ, लेकिन ढांचा जो है वह वही सेम है। इसमें आए हुए कुछ फारसी तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, निजाता, जनो, ताजियाना आदि। ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे। अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रयोग कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद थे। मतलब रामचंद्र शुक्ल जी पीछे की जो भी स्टोरी है उसके अनुमान लगा रहे हैं। महल महल पलाणियो ताजनदीन खुरसाना चढ़ियो चाल्यो गोंड। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। तो बीसलदेव रासो को हम्मीर के समय की रचना किसने कहा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने। बीसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। महत्वपूर्ण है बीसलदेव रासो में रसायन शब्द बार बार आया है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने जो रासो की उत्पत्ति रसायन से मानी है। नाल के इस बीसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उसके शौर्य पराक्रम का। दिल्ली और हांसी के प्रदेश इन्हीं से अनेक अपने राज्य में मिलाए थे। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने में प्रोसित पत्रिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। पहली बात तो राजमती किस प्रकार की नायिका है? प्रोसित पत्रिका। प्रोसित पत्रिका क्या होता है? जहां जिसका पति उसे छोड़कर विदेश चला जाए। इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। तो वीर रस का कहने में इसे रामचंद्र शुक्ल जी को खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। तो बीसल देव रासो की रचना किस लिए हुई है? सिर्फ गाने के लिए, काव्य ग्रंथ के लिए नहीं। यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपनी असली और मूल रूप में कही जा सकती है। इनके बीसलदेव विग्रह राज चतुर्थ वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव द्वारा रचित ललित विग्रह नाटक संस्कृत में है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 2024 में एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया था कि ललित विग्रह नाटक किसका है? तो सोमदेव का। तो सोमदेव किसके राजकवि थे? तो बीसलदेव यानी कि विग्रह राज चतुर्थ के। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे, एमपी में पूछा भी जा चुका है।
प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा की स्वीकृति हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। तो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल कहलाती थी। पृथ्वीराज रासो, ये यानी कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का। इसके जैसा मिश्र बंधु जी का कथन है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम वास्तविक महाकवि हैं। तो जहाँ वास्तविक है वो मिश्र बंधु जी का कथन है। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। तो पृथ्वी चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा यानी कि 6 भाषाओं, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक और अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जलंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य की भी कर सकते थे। तो किसकी कृपा थी? जलंधरी देवी की। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता था। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो कैसा ग्रंथ है? 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ। मुख्य छंद थे, प्रमुख है, मुख्य है, इंपॉर्टेंट है। 2021 में नेट वाले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कवित्त यानी कि छप्पे, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या महत्वपूर्ण है। आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले वाले भाग को चंद्र के पुत्र जल्लण द्वारा पूरा किया जाना कहा जाता है। तो पृथ्वीराज उसके चंद्रबरदाई के पुत्र का क्या नाम है? जल्लण, और उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को पूरा किया। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले जा गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्लन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्लन के हाथों में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में खुद मिलता है। पुस्तक जल्लण हत दे चली गजन नृपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उधरय जिमी महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद चंद उद्धरी तिमी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है। बीच वाली पंक्ति तो आरपीएस एग्जाम में पूछी ही गई है। पृथ्वी रासो में आबू के यज्ञ कुंड के से 4 क्षत्रिय कुल की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथा रासों से में भरी पड़ी है। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक, यह महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो नहीं पूछा, पृथ्वीराज विजय पूछा है। किसकी रचना है? जयानक की है। पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदी जन का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद का उनसे कहीं नाम नहीं लिया है। यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई का नाम यदि कोई कवि था तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने अपने पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि की वर्णन के लिए कुछ रचना की हो। यहाँ पे भी शुक्ल जी प्रमाणिक नहीं मान रहे, इसको भी अप्रमाणिक मान रहे हैं। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को नामकरण में, आदिकाल के नामकरण में तो स्थान दे रहे हैं, लेकिन उसे जाली मान रहे। ज्यादातर उन्होंने यही किया, सारे ग्रंथों को कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि से देखा है। भट्ट केदार मधुकर कवि, जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज के कीर्तिगान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया। तो किसका गुण गाया? जयचंद का।
रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। तो चंद बरदाई और भट्ट जयचंद रासों में जयचंद और भट्ट केदार के संवाद का भी उल्लेख है। इनके जयचंद प्रकाश, तो भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश, का उल्लेख सिहायच दयाल दास कृत राठौर आदि ख्यात में मिलता है। तो जयचंद प्रकाश का उल्लेख कहाँ मिलता है? सिंहायच दयाल दास कृत राठौर आदि ख्यात में, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। तो दो ग्रंथ का उल्लेख कहाँ मिलता है? राठौरारी ख्यात में। भट्ट भड़ंत पर यदि विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद के कवि नहीं, सुल्तान छाबुद्दीन गौरी के कवि थे। शिव सिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवित्व तो उद्धृत है। प्रथम विधाता ते प्रकट भय वदिजन, पुनि पृथु यज्ञ में ते प्रकाश सरसात है। माने सूत सौनक ना वांचक पुराण रहे, जस को बखाने महासुख सरसात है। चंद चौहान के केदार गौरी शाहजू के गंग अकबर के बखाने गुणगात है। काव्य कैसे मास अजनास धन भाटत को, लूट धरे ताको खुरा खोज मिटी जात है। महत्वपूर्ण नहीं है इतनी। जगनिक जगनिक साहित्यिक रूप से जगनिक की परमाल रासो है। साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पूर्ण प्रतिध्वनियां अधिक बल खाती हुई अब भी चली आ रही हैं। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में भी परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, वस्तु में भी अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक करीची देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर होते जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालय में इसकी प्रति रक्षित मिलती। यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसके पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े। जनता के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल मंत्र नहीं। परमाल रासो के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं ये गूंज मात्र है, मूल मंत्र नहीं है। उनका मानना है कि ये सिर्फ गानों के लिए लिखा गया था, मतलब जो गाते होंगे, इसका कोई पुस्तक नहीं, पुस्तक रूप में ये नहीं है। आला का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। तो प्रमुख केंद्र क्या? बैसवाड़ा। वह इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषता महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। तो कहाँ है? बुंदेलखंड के महोबा के आसपास। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? ये आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये भी गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आला और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। तो आला उदल कौन थे? परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। अगला है हमारा प्रकरण 4। प्रकरण 4 हमारा है फुटकल रचनाएं। आदिकाल में मोटे तौर पर 3 तरह की भाषा मिलती है। महत्वपूर्ण है पॉइंट। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा, अपभ्रंश, इसके 3 रूप मिलते हैं। प्रचलित काव्य भाषा, सिद्धों की सदुकड़ी नाथ, और तीसरी सारंगधर विद्यापति की बोली अपभ्रंश। दूसरा है प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा, जिसे देश भाषा कहें। इसके 2 रूप मिलते हैं, डिंगल और पिंगल। शुक्ल जी मोटे तौर पे बता रहे हैं कि भाषा 3 तरीके की मिलती है। पहली जो प्राकृत की रूढ़ियों से कुछ बद्ध है, जिसे अपभ्रंश कह रहे हैं। इसके आगे 3 रूप बता रहे हैं। वो 3 रूप कौन से हैं? प्रचलित काव्य भाषा जो सिद्धों की थी, सदुकड़ी जो नाथों की थी, सारंगधर और विद्यापति की बोली जो कि अपभ्रंश थी। तो अब दूसरी में बता रहे हैं कि प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ से मुक्त थी, पहले बद्ध थी, अब कुछ मुक्त है, जिसे वो देश भाषा कह रहे हैं। और इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि डिंगल और पिंगल। तीसरी है प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा। तो प्राकृत की रूढ़ियों से बिल्कुल मुक्त है, लगभग सारी ही मुक्त है। वो है विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां आदि इसके उदाहरण हैं। देश भाषा
का भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा था, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से उन कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचना करने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। तो ये नेट जून 2019 में पूछा जा चुका है। यहाँ मुझे याद है कि प्रकरण पूछा गया था, प्रकरण 3 है ये। विद्यापति ने अपनी, ये प्रकरण 4 से लिया गया है। एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा, मैं भी कंफर्म कल क्लास में बताती हूँ। विद्यापति ने अपनी पदावली और अमीर खुसरो से अपनी विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पदों की भाषा को बहुत कुछ असली रूप प्रयोग किया। खुसरो ने पश्चिम और विद्यापति ने पूरब की भाषा का प्रयोग किया। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। अगले हैं हमारे अमीर खुसरो। हाँ, फुटकल मैंने बोला था प्रकरण 4 में ही है, प्रकरण 4 से ही है ये कथन, क्योंकि पेपर में पूछा गया था ना कि कौन से प्रकरण से है, तो प्रकरण 4 से है ये कथन। अमीर खुसरो ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी थे। इन इसी से जनता की सब बातों का पूरा योग देना चाहते थे। तो कैसे थे कि अच्छे ग्रंथकार थे, मिलनसार थे और नामी कवि थे। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध थी। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। महत्वपूर्ण है, उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी या नहीं, तो थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियां में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली, हुक्का व तमाकू खुसरो के बहुत बाद जहांगीर के समय में प्रचारित हुआ था। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। तो महत्वपूर्ण है, इन्होंने कितने राजाओं का जमाना देखा था, तो टोटल 11 राजाओं का। जिस ढंग से के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शौरसैनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उसमें भी जनता के बीच प्रचलित पदों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यही बात पाई जाती है। इनकी हिंदी की रचनाएं दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठेठ खड़ी बोली बोलचाल किसमें प्रयोग हुई है? पहेलियां और मुकरियां और दो सुखने में। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक है। गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। यहाँ ब्रजभाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद महत्वपूर्ण है। क्या यह भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा ही से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ा है? तो ब्रजभाषा से खड़ी बोली निकली है, ऐसा किसने माना है? प्रोफेसर आजाद ने। खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश एक शायद तक कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर यह निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों में जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न है। कबीर की, ये महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट में आ भी चुका है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए था। तो पहली बात, जो खुसरो की भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, वो जनता, उनका लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। लेकिन कबीर धर्मोपदेशक थे, उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ कुछ खुसरो की भाषा की अपेक्षा अधिक लिए हुए था। अगले हमारे कवि हैं विद्यापति। 3 भाषाओं में काव्य रचना की, संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा। महत्वपूर्ण है, पर जिसकी रचना में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा की प्रयोग करने के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए। मैथिल कोकिल क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने मैथिली में रचना की। मैथिली में कौन सी रचना की? पदावली।
विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने श्री बिहारी और मैथिली को मागधी अपभ्रंश से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना। तो बिहारी और मैथिली को हिंदी से अलग किसने माना? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली वोकैबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल जी का सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं, पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति के पदों को प्राय श्रृंगार का माना है। राधा कृष्ण नायिका हैं और नायक कृष्ण, राधा जो है नायिका हैं और कृष्ण नायक हैं। जयदेव के गीत गोविंद के अनुकरण पर इसकी रचना की संभावना व्यक्त की है और उनके माधुर्य को अद्भुत माना। विद्यापति को शैव माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रृंगारिक तो माना है, लेकिन वे शैव हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। पूछा जाए कि समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, तो नहीं समझना चाहिए। शुक्ल जी ने राजा हम्मीर तक वीर गाथा काल को माना। उनके पीछे भी वीर काव्य की रचना तो हुई, किंतु कवि की प्रवृत्ति बदल चुकी थी। इसे लक्ष्य करते हुए शुक्ल जी ने लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, यह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे अब कभी सर्वथा सूखी नहीं हुई पाते हैं। तो कितने वर्ष का इतिहास? 900 वर्षों का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने वर्णित किया है। सामान्य परिचय मैं आपको अभी पढ़ा देती हूँ, लेकिन मैं कल वाली क्लास में भी इसको अच्छे से पढ़ाऊंगी। चारण काल नाम, यहाँ पे आदिकाल के नामकरण है। चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन और F.E.K. ने। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध कौन थे? रचनाकार। और सामंत कौन थे? रचना के प्रेरक थे। मतलब ये जो नाम है, सिद्ध जो है रचनाकार की उस पर लिखा है नाम, और सामंत उन्होंने रचनाकार के प्रेरक थे, इसलिए इसका नाम सामंत काल भी रखा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण वर्ग का बोध करवाता है। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधार काल किसने दिया है? सुमन राजे, मोहन अवस्थी। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह। उद्भव काल वासुदेव सिंह। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे। किसने किसको पहला कवि माना है, ये भी महत्वपूर्ण है। पुष्पदंत या पुण्य को शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि माना है। शालीभद्र सूरी ने गणपति चंद्रगुप्त को, स्वयंभू को रामकुमार, शालीभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने। स्वयंभू को किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। सरहपा को किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन और नगेंद्र जी ने। अब्दुल रहमान को किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। विद्यापति को किसने माना है? बच्चन सिंह ने। और मुंज को माना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आगे की चीजें मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। अब जो की पॉइंट्स हमारे कल छूट गए थे, मैंने कहाँ तक पढ़ाए थे मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, बट मैं आपको फिर से ये सारे कथन पढ़ा दिए थे। अब मैं आपको स्वयंभू और ये एक नोट किए हैं मैंने, ये मुझे नगेंद्र की पुस्तक में मिले थे, स्वयंभू और पुष्पदंत के बारे में। वैसे तो जैन कवि है, जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। राम की माता का नाम अपराजिता माना है स्वयंभू ने, और पुष्पदंत ने माना है सुबला। विवाह कितने माने हैं? राम के उन्होंने 1 विवाह माने हैं, पुष्पदंत जी ने 8 विवाह माने हैं।
पुष्पदंत आदि जैन कवियों ने राम वनगमन, सीता की अग्नि परीक्षा सदृश मार्मिक प्रसंगों का भी वर्णन नहीं किया है। तो सीता का वनगमन और सीता की अग्नि परीक्षा के जो मार्मिक जो वर्णन है वो स्वयंभू ने नहीं किए हैं। सर्वप्रथम स्वयंभू का उल्लेख किया है पुष्पदंत ने महापुराण में। तो स्वयंभू का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? पुष्पदंत ने अपनी महापुराण रचना में। चहुनु संयुभु सिरिहु रिसु दोण बाण नाड़ लोई कऊ ईशाणु बाणु। मैंने चतुर्भुज स्वयंभू श्रीहर्ष द्रोण कवि ईशान और बाण का अवलोकन नहीं किया है। ये किसका कथन है? कवि स्वयंभू का। यहीं पे उन्होंने वर्णन किया चतुर्मुख का, स्वयंभू का, श्रीहर्ष का, द्रोण का, कवि ईशान का और बाण का। जैन साहित्य में गद्य टिप्पणियों को क्या कहते हैं? टब्बा। महत्वपूर्ण है, यह आरपीएससी में पूछा जा चुका है। माता प्रसाद गुप्त जी का यहाँ पे कथन है बीसल देवरासो के विषय में। साहित्य में ना हमें दूसरी राजमती मिलती है और ना दूसरा बीसल देव ही मिलता है, और इसी से बीसल देवरासो के कवि की सबसे बड़ी सफलता है। ये कहाँ पे पूछा गया था? ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक से है। अपभ्रंश साहित्य प्रभावित हिंदी रचनाएं हैं सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार, नाथ साहित्य, राउल वेल, गद्य पद्य, उक्ति वृत्ति प्रकरण, गद्य भरतेश्वर, बाहुबली रास, हमीर रासो, वर्ण रत्नाकर आदि ग्रंथ जो कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी हैं। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं कुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, जय मयंक, जस चंद्रिका, स्थूल बद्र रासो, बसंत विलास, डोला मारूरा, दूहा, पृथ्वी रासो, जयचंद प्रकाश, चंदन बाला रास, रेवंत गिरी रास, नेमीनाथ रास, खुसरो की पहेलियां। मुझे याद है कि ये रेवंत गिरी रास वाला क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि अपभ्रंश से प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है, तो इसीलिए मैंने इनके नाम यहाँ पे नोट किए थे। बच्चन सिंह कन्हबा के लिए कहते हैं कि चोटी के विद्वान और पंडित थे। दोहा परिनिष्ठित अपभ्रंश में है, चर्यापद अवट्ट भाषा में है। एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं जैन प्रभाव प्रतिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश वाली रचनाएं हैं सिद्ध हेम शुद्धानुशासन, प्रबंध चिंतामणि, संदिग्ध राशक और प्राकृत पेंगुलम। बच्चन सिंह आगे लिखते हैं कि शंकराचार्य वे अत्यंत मेधावी और चोटी के शास्त्रज्ञ थे। तो कनपा को चोटी का विद्वान और पंडित कहा है, शंकराचार्य को अत्यंत मेधावी और चोटी का शास्त्र कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। महत्वपूर्ण है। उम्मीद करूंगी कि ये क्लास आप लोगों के काम की होगी। तो क्लास अगर काम की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कोई सजेशन हो या आप लोग मुझे कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि मुझे यहाँ अपनी क्लास में ऐड करना चाहिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।